आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। जब अभिजीत और अन्य लोगों ने ये आवाज सुनी तो वे खुशी से झूम उठे। एक मंद आभा बाहर निकली। सभी को केवल अपने शरीर पर दबाव कम होता हुआ महसूस हुआ। पहले जैसा घुटन भरा एहसास तुरंत ही गायब हो गया। तभी एक दिव्य आत्मा हमला बिबेक की ओर हमला किया और एक बहुत ऊंची चीख सुनाई दी। ये वास्तव में बिबेक की चीख थी, लेकिन यह हमला इतनी शक्तिशाली नहीं थी, जो पहले से ही किमिया संप्रभु की दया थी, जिसे बिबेक समझ गई थी। बिबेक ने उठा और आदरणीय किमिया संप्रभु को धन्यवाद की ओर झुका। मास्टर, अभिजीत और अन्य लोगों ने एक स्वर में पुकारा। एक आकृति हवा में खड़ी थी, जो दूर से बिबेक की ओर देख रही थी। वो आदरणीय किमिया संप्रभु के अलावा और कौन हो सकता था? आदरणीय किमिया संप्रभु। आदरणीय किमिया संप्रभु को देखकर बिबेक ने भी अनजाने में अपना गर्वित सिर नीचे कर लिया। चाहे कहीं भी हो, कीमियाग्रो की स्थिति असाधारण रूप से सम्मानित थी। यहां तक कि भयंकर आंधी दुनिया में भी, जहां कीमिया कौशल कम हो गया था, आदरणीय किमिया संप्रभु जैसे कीमिया संप्रभु शक्ति का अभी भी एक ऊंचा दर्जा था। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि यह था कि दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञों को जिन औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती है, उन्हें केवल आदरणीय किमिया संप्रभु ही परिष्कृत कर सकता था। यही अभिजीत और अन्य लोगों के गर्व के पीछे का कारण था। किमिया संप्रभु किस तरह के अस्तित्व वाले थे, ये समझने के लिए बस उस समय ग्रेट मार्शल अकादमी में आरव द्वारा अध्ययन किए गए औषधीय सिद्धांत वर्ग को देखना होगा। एक किमिया संप्रभु द्वारा छोड़ा गया सिद्धांत आधार पवित्र ग्रंथ बन गया, जिसका पूरे महाद्वीप ने अनुसरण किया। ये एक ऐसा चरित्र था जो एक विमान पर एक किंवदंती छोड़ सकता था। एक युग में कई दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस हो सकते हैं, लेकिन किमिया संप्रभु पावर हाउस की संख्या बहुत कम थी। आदरणीय किमिया संप्रभु की स्थिति पूरी भयंकर आंधी दुनिया में एक नजर में देखी जा सकती थी। बिबेक, तुमने आज मेरे सभी 8 शिष्यों को बुरी तरह से पीटा। ये खाता, क्या मैं इसे निपटाने के लिए बाद में तुम्हें ढूंढूं, या मुझे पवन सम्राट से दावा करना चाहिए? आदरणीय किमिया संप्रभु ने शांत भाव से पूछा। बिबेक कुछ बोलने वाला था, लेकिन किमिया संप्रभु ने फिर से टोकते हुए कहा, कुछ मत कहो। आज पवन सम्राट के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। यदि आज मेरा एक शिष्य के साथ कुछ गलत हो गया होता, शायद तुम। यह सुनकर बिबेक कांप उठा। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन किमिया संप्रभु ने टोकते हुए आगे कहा, अभिजीत, ध्यान रखना, शैडो गार्ड के नाम पर एक भी गोली नहीं जाना चाहिए, और इस कमांडर को याद रखना, एल्केमी एसोसिएशन से डायरेक्ट या पिछली दरवाजे से एक भी गोली नहीं जाना चाहिए। और मुझे किसी से पता चला कि किसी ने उसे सहायता की है, तो उसे किमिया पर्वत की गुस्सा झेलना पड़ेगा, मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये मेरा आदेश है। शायद पवन सम्राट भी इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, है ना कमांडर? बिबेक को बहुत पसीना आ गया। ये सच है कि यदि आदरणीय किमिया संप्रभु ने भयंकर आंधी दुनिया में किसी चीज के लिए पूछा है, तो इस दुनिया का एक परिंदा भी मना नहीं करेगा। पवन सम्राट को तो छोड़ ही दो। बिबेक ने नहीं सोचा था कि आदरणीय किमिया संप्रभु वास्तव में इतनी जल्दी आ जाएगा। इस बार इस मामले को खत्म करना आसान नहीं होगा, भी दिव्य पागमन क्षेत्र को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पवन सम्राट की आदेश के बारे में सोचा और इसे निस्पा। और उसे पता है कि गोली के बिना वो कभी भी दिव्य पागमन क्षेत्र को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पवन सम्राट की आदेश के बारे में सोचा और इसे निष्पादित करने की डिसीजन लिया। माफ करें, ये बिबेक थोड़ा ज्यादा ही उतावला था। लेकिन लॉर्ड आदरणीय किमिया संप्रभु, आपका ये नया शिष्य अंतहीन दुनिया का जासूस है। लॉर्ड पवन सम्राट ने उसे वापस लाकर पूछताछ करने का आदेश दिया। बिबेक असहाय था और केवल पवन सम्राट को ही बाहर ला सकता था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने हाथ हिलाया और कहा, आरव का मामला मैं खुद जाकर पवन सम्राट को समझाऊंगा। अब आप जा सकते हैं। ये मुझे डर है कि यह अनुचित है। बिबेक ने नहीं सोचा था कि आदरणीय किमिया संप्रभु वास्तव में इतना अड़िग था। दूसरी दुनिया के जासूस के लिए उसने वास्तव में पवन सम्राट को मुंह तक नहीं दिखाया। आदरणीय किमिया संप्रभु ने उसे एक उदासीन नजर से देखा और कहा, तो क्या तुम दोनों मिलकर मेरी देखभाल करने के लिए तैयार हो? बिबेक चौंक गया और जल्दी से बोला, हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। भले ही बिबेक की हिम्मत थोड़ी ज्यादा होती, मैं हिम्मत नहीं करता।
लॉर्ड आदरणीय किमिया संप्रभु के खिलाफ भी कोई कदम उठाने के लिए। लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु ने अब उसकी परवाह नहीं की और अपने शिष्यों से सीधे कहा, अपने छोटे भाई का समर्थन करो और मेरे पीछे आओ। बिबेक का दिल उदास था। वास्तव में जैसा गुरु वैसा शिष्य। गुरु और शिष्यों का व्यवहार एक ही साँचे में ढला हुआ था। वे सीधे उसके साथ हवा की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन बिबेक ने अभिजीत और बाकी लोगों के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने आदरणीय किमिया संप्रभु पर हमला करने की हिम्मत करेगा। अभिजीत और बाकी लोगों के खिलाफ कदम उठाने में अभी भी पैंतरेबाजी की गुंजाइश थी। लेकिन आदरणीय किमिया संप्रभु के खिलाफ कदम उठाना रॉयल परिवार और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूरी तरह से अलग होने के बराबर था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की रैली करने की शक्ति के साथ इन दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञों के बारे में भूल जाओ। भविष्य में उपयोग करने के लिए किसी भी औषधीय गोली का मौका नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि पूरी भयंकर आंधी दुनिया में किसी भी मार्शल कलाकार को औषधीय गोलियां नहीं मिल सकती थी। यहां तक कि बजाज परिवार और स्वामी परिवार, ये अल्केर्नी परिवार जो शाही परिवार पर निर्भर थे, वे भी शायद बहुत जल्द अपने स्टोर बंद कर देंगे। आरव ने नहीं सोचा था कि आदरणीय किमिया संप्रभु वास्तव में उसे इतनी दबंगई से सुरक्षा देगा जिससे उसके दिल में एक गर्मजोशी महसूस होगी। हालांकि वर्तमान आरव दो दुनियाओं के बीच युद्ध में एक छोटा सा किरदार था, लेकिन उसकी राक्षसी प्रतिभा पहले ही प्रकट हो चुकी थी। पवन सम्राट उसे आसानी से जाने नहीं देगा। आदरणीय किमिया संप्रभु का यह कहना पवन सम्राट से झगड़ा करने के बराबर था। ऐसा दृढ़ संकल्प आरव दयालुता की सराहना कैसे नहीं कर सकता था। तुमने सिर्फ एक शिष्य को लेने के लिए राजधानी में हंगामा मचा दिया। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अपनी आवाज में कहा। उसके शब्दों में गहरी नाराजगी झलक रही थी। बहुत स्पष्ट रूप से इस स्थिति को भड़काना वो नहीं था जो वो देखना चाहता था। आरव को चुपचाप भेज पाना यही सबसे अच्छा परिणाम था। फिर भी आरव कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था और वास्तव में एक लड़की के लिए पूरी राजधानी में तूफान मचा दिया। इससे भी ज्यादा निंदनीय यह था कि आरव ने सभी को हरा दिया, लेकिन अंतिम परिणाम एक सुंदरी को वापस गले लगाना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शिष्य को स्वीकार करना था। काम करने की इस तरह की शक्तिशाली और अप्रतिबंधित शैली ने आदरणीय किमिया संप्रभु को भी तब तक चौंका दिया जब तक कि वो अंदर से कोमल और बाहर से कुरकुरा नहीं हो गया। आरव ने बेपरवाही से कहा, असली मर्दों के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जबकि कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चूंकि हम दोस्त हैं तो मैं उसे असहाय होकर आग के गड्ढे में कूदते कैसे देख सकता हूं। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरी तरह से सोच समझकर की गई बातें भी गलत साबित होंगी। राजधानी में अभी भी कोई तो था जो मुझे पहचानता था। भूल जाओ, भूल जाओ। पता नहीं इस छोटी सी बच्ची ने अपने पिछले जन्म में क्या क्या अच्छी काम करी होगी जो तुम जैसे इंसान से मिल पाई। पहले मेरे पीछे आओ। इस मामले पर अभी भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तुमने वाकई देवरूप को बर्बाद कर दिया। पवन सम्राट शायद इस मामले को यही नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय किमिया संप्रभु ने आह भरी। महान कृपा का शब्दों से धन्यवाद नहीं किया जा सकता। आज की बात मुझे आरव याद आ गई। आरव ने शांत भाव से कहा, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? अगर तुम सच में जासूस होते तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती। बस किसने तुम्हें ऐसा बनने के लिए कहा था जिसे मास्टर बहुत सम्मान देते हैं? आदरणीय किमिया संप्रभु ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आरव सारंग की कृपा प्राप्त करूंगा। आरव ने आत्मोपहासात्मक हंसी के साथ कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने अभी अभी सबको साथ लिया था और कुछ ही दूर पर चला था कि उसने देखा कि एक छाया उनके रास्ते में खड़ी है। यह दृश्य इतना अवास्तविक था कि सभी को अनजाने में ही अपनी आंखें धुंधली होती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल एक व्यक्ति अचानक वहां आ गया, मानो वो हवा से प्रकट हुआ हो। ऐसी विचित्र गति ने लोगों को अनजाने में ही सहरन पैदा कर दी। उसके आगमन को देखते हुए आदरणीय किमिया संप्रभु के चेहरे पर एक अवर्णनीय गंभीरता थी। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्हें पहले से ही इस व्यक्ति की पहचान के बारे में कुछ अनुमान हो गए थे। आदरणीय किमिया संप्रभु, हालांकि तुम्हारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन मेरे शासन के अधीन नहीं है, इस तरह से दूसरी दुनिया से लोगों को शरण देना हमें बहुत निराश करता है। व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और उदासीनता से कहा। यह व्यक्ति जो विचित्र रूप से प्रकट हुआ वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया का शासक पवन सम्राट था, और वो भयंकर आंधी दुनिया का एकमात्र असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार भी था। एक ऐसा अस्तित्व जो सभी को नीची नजर से देखता था। पवन सम्राट की उम्र बूढ़ी नहीं लग रही थी, अभी भी एक मध्यम आयु के व्यक्ति की उपस्थिति को बनाए रखा। ऐसा लग रहा था कि अपने युवा दिनों में वो पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। बेशक अगर वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था,
तो वो संभवतः निचले क्षेत्रों में असीम क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता था और पवन सम्राट का पद प्राप्त कर सकता था। पवन सम्राट ने एक साधारण सोने की बागे पहना था। इसके अलावा बहुत अधिक आभूषण नहीं थे जो एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिखते थे। ये वास्तव में लोगों को अपनी मूल सादगी में लौटने का एहसास कराता था। आदरणीय किमिया संप्रभु ने गहरी सांस ली और थोड़ी धीमी आवाज में कहा, चूंकि आप जानते हैं कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आपने मेरे शिष्यों को छूने की हिम्मत कैसे की? आदरणीय किमिया संप्रभु जैसे अस्तित्व को भी जब एक असीम क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना पड़ा तो उसे भी बहुत दबाव महसूस हुआ। किसी को यह जानना था कि निचले क्षेत्र जैसे वातावरण में असीम क्षेत्र अजेयता का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक कि पीक दिव्य पागमन क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी असीम क्षेत्र के पवन सम्राट के सामने थोड़े ही मजबूत चिंटिया थे। यदि ऐसा न होता तो दिव्य संरचना संप्रदाय को उस समय 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे का जादू करने के लिए अनगिनत दिव्य पागमन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की बलि क्यों देनी पड़ती? पवन सम्राट ने एक पल के लिए सोचा और शांत भाव से कहा, ऐसा लगता है आपको उसकी पहचान बहुत पहले से पता थी। मेरे अपने शिष्य, बेशक मैं जानता हूं। यदि मुझे पहले से पता नहीं होता तो मैं अब यहां क्यों आता? आदरणीय किमिया संप्रभु ने कहा, हालांकि आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप भी भयंकर आंधी दुनिया में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। क्या आप यहां जो कर रहे हैं वो इस भूमि के साथ उचित व्यवहार है जिसने आपको पाला है? एक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भयंकर आंधी दुनिया को नीचा दिखाया जा सके। दूसरे, मेरे शिष्य ने भी भयंकर आंधी दुनिया को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। तथाकथित षड्यंत्र सिद्धांत पूरी तरह से आपकी अपनी कल्पना से निकले हैं। मेरा शिष्य सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए आया था। स्थिति गंभीर होने के नाते मेरा शिष्य भयंकर दुनिया में आया क्योंकि खिड़की के गार्ड ने उसके वरिष्ठों को पकड़ लिया था, है ना? लेकिन आपने इस बच्चे की ताकत भी देखी। अगर हम उसे बिना रोक-टोक जाने देंगे तो वो मेरी भयंकर आंधी दुनिया की जानलेवा बीमारी बन जाएगा। एक बार जब वो चला जाएगा तो अगली बार उसके हाथों कई भयंकर दुनिया के बहादुर योद्धा मारे जाएंगे। आप भी दुनिया के एक टाइटन हैं। क्या आप अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते? दोनों लोगों ने एक जीवंत बातचीत की और वास्तव में कई सालों के पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। ये दोनों लोग एक ही समूह के नहीं थे। हालांकि वे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, लेकिन वे कोई पुराने दोस्त नहीं थे। आदरणीय किमिया संप्रभु ने एक बार अपने शिष्य के मामले में राजधानी में उत्पात मचाया और तीसरे राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उनके राज्य और स्थिति के अनुसार हर कार्य में एक विशेषज्ञ का व्यवहार था और स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं लगता था कि निचले स्तर के मार्शल कलाकार आपस में झगड़ रहे हैं। फिर भी उनकी बातचीत की सामग्री से उनके विचार स्पष्ट रूप से आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए। बारूद की गंध भी धीरे धीरे बढ़ती गई। ये आरव के पक्ष में बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी और पवन सम्राट के शब्दों ने स्पष्ट रूप से आदरणीय किमिया संप्रभु की कमजोरी पर प्रहार किया। यदि आरव अंतहीन दुनिया में वापस लौटता है तो निश्चित रूप से कई भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार होंगे जो भविष्य में उसके हाथों मारे जाएंगे। दो दुनियाओं के बीच ऐसे युद्ध में कोई भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकता था। आरव आज अपने वरिष्ठों के लिए भयंकर आंधी दुनिया में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। उसे निश्चित रूप से भविष्य में अपने करीबी लोगों के लिए लोगों को मारना होगा और आरव की क्षमता वास्तव में बहुत डरावनी थी। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता था। पवन सम्राट ने जो शब्द कहे वे वास्तव में ये स्वीकार करने के बराबर थे कि वो आरव से बहुत डरता था। उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, आरव ने अचानक ठंडी सांस के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द निकले सभी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से बदलाव आ गया। इस दुनिया में वास्तव में कोई था जिसने पवन सम्राट को भड़काने की हिम्मत की। भले ही आरव की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, लेकिन यह दुस्साहस भी बहुत बड़ा था। भले ही आरव ने पवन सम्राट से पहले 7वें राजकुमार को हरा दिया हो, फिर भी वो कुछ भी नहीं था। जब तक पवन सम्राट तैयार था वो एक उंगली से भी आरव को मार सकता था। सोल सागर क्षेत्र, दिव्य आत्मा किसी के सार ऊर्जा सागर के साथ संवाद करती है। कोई स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। दिव्य पागमन क्षेत्र, दिव्य आत्मा और सार ऊर्जा सागर एक में विलीन हो जाते हैं, दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। कोई स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को बड़े पैमाने पर नियंत्रित कर सकता है। असीम क्षेत्र, दिव्य आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों की प्रारंभिक झलक मिलती है। कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यह कहना कि वे नियंत्रक थे अतिशयोक्ति नहीं थी। इसलिए अब पवन सम्राट द्वारा आरव को मारना व्यावहारिक रूप से केवल एक विचार का विषय था। आरव के शब्दों को सुनकर पवन सम्राट ने थोड़ा सा बगल की ओर देखा और आरव की ओर देखा। सभी के दिल धड़क रहे थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था
कि पवन सम्राट आरव को कैसे दंडित करेंगे। क्या यहां बोलने के लिए आपके पास वजन है? छोटा सा क्रिस्टल फॉर्मेशन मार्शल आर्टिस्ट हमें देखकर वास्तव में घुटने नहीं टेका। पवन सम्राट की गरिमामयी आवाज सुनाई दी। पवन सम्राट भी कोई कार्रवाई करते नहीं दिखे। अचानक आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा उन्मत्त हो गई और वास्तव में पिंजरे की तरह आरव की ओर सिकुड़ गई। ये बहुत अचानक हुआ। हर किसी ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की। तुरंत आरव ने अपने कंधों पर 30,000 किलो का वजन महसूस किया, जैसे कि बड़े हाथों की एक जोड़ी उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही हो। आरव ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके घुटने धीरे धीरे मुड़ने लगे। उसके शरीर की सभी हड्डियां चरमराने लगी, क्योंकि उसने अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल प्रतिरोध करने के लिए किया। कौन हो तुम जो मुझे घुटने टेकने के लिए भी योग्य हो? आरव का चेहरा लाल हो गया और उसने ये वाक्य शब्दशः कहा। पवन सम्राट ने भावहीनता से कहा, हम एक दुनिया के शासक हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हारा एक भी घुटना सहन नहीं कर सकते? मैं आरव सिर्फ माता पिता के सामने घुटने टेकता हूं। स्वर्ग के सामने भी कभी घुटने नहीं टेका हूं। स्वर्ग की तुलना में तुम क्या हो? जब उसने कहा, आरव के जबड़े चटक रहे थे। हर शब्द के लिए उसके पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आरव की पीठ पहले से ही झुकी हुई थी, दोनों पैर थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसने हठपूर्वक घुटने टेकने से इनकार कर दिया। आरव की बातें सुनकर पवन सम्राट सहित सभी के चेहरे बदल गए। मार्शल आर्टिस्ट स्वर्गीय दांव का अभ्यास करते थे, जिससे वे सबसे अधिक डरते थे और जिसका सबसे अधिक आदर करते थे, वो भी स्वर्गीय दांव ही था। स्वर्गीय दांव की शक्ति ऐसी थी जिसका मनुष्य अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। आरव ने वास्तव में ऐसे ही शब्द कहे, बहुत ही बेलगाम। स्वर्ग के बारे में बेपरवाही से बात करना। सच में जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं पता। अपनी ताकत से तुम स्वर्ग के आतंक को कैसे जान सकते हो? पवन सम्राट ने कहा। पवन सम्राट, तुम अभी भी अपना हाथ नहीं रोक रहे हो? आज की तरह मेरे शिष्य को अपमानित करने के लिए तुम्हें मेरे क्रोध को झेलने की तैयारी करनी होगी। आदरणीय किमिया संप्रभु ने आरव की पीड़ादायक स्थिति देखी और उसका दिल धड़कने लगा। स्वर्ग के बारे में बेपरवाही से बात करना? यहां उपस्थित लोगों में शायद ही कोई ऐसा हो जो स्वर्ग को आरव से बेहतर समझता हो। पिछले जीवन की दुर्घटना के बाद आरव स्वर्ग के प्रति श्रद्धा खो चुका था। फिर से जीवित होकर वो स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा था। अगर स्वर्ग उसे नष्ट करना चाहेगा तो वो स्वर्ग से पूछने जा रहा था कि वो इतना अन्यायी क्यों है। हालांकि ये अनिश्चित था कि आरव का दुश्मन कौन था, लेकिन एक व्यक्ति जो एक शीर्ष कीमिया सम्राट को मार सकता था, वो निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र में शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। उनकी तुलना में पवन सम्राट वास्तव में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा आरव की पूर्व पहचान के साथ वो स्वेच्छा से एक छोटे से निचले क्षेत्र मार्शल कलाकार के सामने कैसे झुक सकता था? अगर यह पहले होता तो असीम क्षेत्र आरव के जूते चाटने के लायक भी नहीं था। आदरणीय किमिया संप्रभु आरव के शब्दों को समझ सकता था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन पवन सम्राट ने आरव को इस तरह अपमानित किया, ये वो बात थी जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता था। आदरणीय किमिया संप्रभु, हालांकि मुझे आपकी पहचान से डर लगता है, लेकिन ये बिना किसी सीमा के नहीं है। इसके अलावा आपके पक्ष में हर कोई हमारी प्रतिष्ठा का तिरस्कार नहीं कर सकता, भले ही वो आपका शिष्य हो। लेकिन पहली बार हमसे मिलने पर उसे घुटने टेककर अभिवादन करना अतिशयोक्ति नहीं माना जाता है ना? इसके अलावा उसने देवरूप को अपंग बना दिया। ये घुटने टेकना माफी मांगने के समान है। पवन सम्राट के इस तरह कहने पर आदरणीय किमिया संप्रभु के पास कहने के लिए वास्तव में कुछ नहीं था। अगर आरव उनके 8वें शिष्य थे, भले ही आरव अंतहीन दुनिया से कोई थे, तो पवन सम्राट का अभिवादन करने के लिए घुटने टेकना अनुचित नहीं था। लेकिन समस्या यह थी कि एक कीमिया सम्राट को पवन सम्राट के सामने घुटने टेकना एक अभूतपूर्व अपमान था। हालांकि आदरणीय किमिया संप्रभु आरव के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसके स्वभाव के बारे में फिर भी उसे कुछ समझ थी। अगर आरव मर भी जाए तो भी पवन सम्राट के सामने घुटने टेकना संभव नहीं था। एक पल के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु दुविधा में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि पवन सम्राट का खंडन करने के लिए उसे किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक उसी समय कोयल अचानक भीड़ से बाहर निकल आया और पवन सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। महाराज, पवन सम्राट, मैं आपसे विनती करता हूं, मास्टर को जाने दे। उसने सिर्फ अपने वरिष्ठों को बचाने के लिए ऐसा किया और वो वास्तव में जासूस नहीं है। अगर महामहिम सजा देना चाहते हैं तो कोयल उसकी जगह मरने को तैयार है। कोयल के चेहरे पर मिट्टी लगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अवर्णनीय हट था। कोयल, तुम्हें असभ्य नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ब्रह्मकेश ने स्थिति को देखकर जल्दी से घबराकर फटकार लगाई। पवन सम्राट को नाराज करना कोई ऐसा बोझ नहीं था जिसे उसका बजाज परिवार उठा सके। पवन सम्राट ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और कोयल की ओर देखा।
आरव अपने दिल में घबराए बिना नहीं रह सका। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि ये पवन सम्राट कोई अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है। अपने निजी हितों के लिए दो दुनियाओं के बीच युद्ध छेड़ने में सक्षम ऐसा व्यक्ति एक क्रूर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, चाहे कोई उसे किसी भी नजर से देखे। ऐसा चरित्र एक कमजोर छोटी लड़की पर कैसे दया कर सकता है? तुम, ये बच्ची, ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वास्तव में दूसरी दुनिया के एक विक्षिप्त व्यक्ति की मदद करना नरमी की गुहार लगाना है। बजाज परिवार ने पीढ़ियों तक हमारी कृपा प्राप्त की और तुम हमें इस तरह से चुकाते हो। ठीक है, तो जब तुम मरना चाहते हो तो हम तुम्हें विदा कर देते हैं। पवन सम्राट के शब्दों में भावना का जरा भी संकेत नहीं था, जिसे सुनकर लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। नहीं, आरव चिल्लाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पवन सम्राट ने इसे सुना ही नहीं। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी तर्जनी ने हल्के से झटका। एक तारा प्रकाश कोयल के हृदय की ओर धूमकेतु की तरह उड़ गया। किसी को भी संदेह नहीं था कि जब तक ये तारा प्रकाश कोयल को छूता रहेगा वो निश्चित रूप से मर जाएगी। लेकिन इस समय उसे कौन बचा सकता था? तारा प्रकाश पलक झपकते ही कोयल के सामने आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोयल ने इसे देखा ही नहीं। वो अब आरव की ओर पीट करके देख रही थी, उसे एक सौम्य मुस्कान दे रही थी। धमाका, धमाका। तारा प्रकाश कोयल से नहीं टकराया, बल्कि दूर की ओर उड़ गया और जमीन पर टकरा गया। एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हुई। चारों ओर चट्टान के टुकड़े उड़ रहे थे। कोयल गायब हो गया। इस आश्चर्य के बारे में पवन सम्राट पहले की तरह शांत था। फिर वो आरव की ओर मुड़ा। स्थानिक आत्मा कलाकृति, लगता है कि मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। पता चला कि अभी उस महत्वपूर्ण मोड़ पर आरव ने स्थानिक आत्मा कलाकृति को बाहर निकाला और कोयल को अंदर ले गया। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से पवन सम्राट की आंखों से बच नहीं सका। हालांकि तुम अभी खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। वास्तव में तुम्हारे मन में अभी भी दूसरों को बचाने का विचार है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस हद तक टिक सकते हो। पवन सम्राट की आवाज अभी धीमी ही हुई थी कि आरव ने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर दबाव कई गुना बढ़ गया है। उस भयानक दबाव ने अंतरिक्ष को तब तक निचोड़ा जब तक कि वो रूपांतरित नहीं हो गया, जिससे लोगों को देखने पर बहुत ही अवास्तविक एहसास हुआ। और इस तरह के दबाव में आरव का शरीर आधे से ज्यादा नीचे धंस गया। एक घुटना व्यावहारिक रूप से जमीन को छूने के कगार पर था। पुहवार्क। आरव ने अपने शरीर में सार ऊर्जा को उन्मत्तता से प्रेरित किया। अपनी पीठ को सीधा करने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। भारी दबाव के कारण आरव अंततः अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से ताजा खून उगलने लगा। इतना ही नहीं, दबाव के कारण आरव के पूरे शरीर की त्वचा भी फट गई। खून बहने लगा। वो बहुत दयनीय लग रहा था। पवन सम्राट, अगर तुम्हें क्षमता है तो मुझे मार डालो। भले ही मुझे इतना पीटा जाए कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाए, मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा। आरव ने लगभग गुर्राते हुए कहा। तुम्हें मार डालूं? तुम्हें मारना बहुत आसान है। जब तक मैं तैयार हूं, तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिलाने में क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे तो बस तुम्हारा घुटने टेकना है, पवन सम्राट ने शांत भाव से कहा। पवन सम्राट ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया। आरव के इर्द गिर्द दबाव एक बार फिर आसमान छूने लगा। बहुत साफ है, जब तक वो तैयार है वो सिर्फ इस हरकत से आरव के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और अभी वो जो दबाव डाल रहा था वो उसकी ताकत की एक बूंद भर था। उसका लक्ष्य आरव को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। जबरदस्त दबाव में आरव की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसका शरीर भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। आरव की दयनीय शक्ल देखकर आदरणीय किमिया संप्रभु का क्रोध आखिरकार भड़क उठा। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था जब उसने पवन सम्राट को उदासीनता से कहते सुना, आदरणीय किमिया संप्रभु, मेरी सलाह है कि तुम कोई हरकत न करो। तुम जानते हो, मार्शल पाथ पर तुम बहुत कमजोर हो। जैसे ही उसने कहा, पवन सम्राट ने फिर से उंगली से इशारा किया। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा ने तुरंत एक पतली झिल्ली बनाई जिसने आदरणीय किमिया संप्रभु को अंदर लपेट लिया। आदरणीय किमिया संप्रभु का चेहरा बदल गया और उसने पतली झिल्ली पर अपनी हथेली से वार किया। धमाका। पतली झिल्ली में कोई हलचल नहीं हुई और आदरणीय किमिया संप्रभु वास्तव में वापस उछल गया। ये एक असीम दायरे के मार्शल कलाकार की ताकत थी। यहां तक कि दिव्य पागमन क्षेत्र स्तर का आदरणीय किमिया संप्रभु भी पवन सम्राट के सामने एक भी वार झेलने में असमर्थ था। ठीक है, आज्ञाकारी होकर वहां रुको। जब मैं इस बच्चे को संभालूंगा तब हम धीरे धीरे बातें करेंगे, पवन सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। आदरणीय किमिया संप्रभु ने दांत पीसते हुए कहा, पवन सम्राट, तुम मौत के लायक हो। लेकिन पवन सम्राट ने आदरणीय किमिया संप्रभु पर अब और ध्यान नहीं दिया। उसने एक बार फिर आरव के लिए सार ऊर्जा बढ़ा दी। अचानक आरव की आभा उन्मादी ढंग से उठी। पवन सम्राट की ओर देखते हुए उसकी आंखें रक्तलाल हो गई थी।
पवन सम्राट ने हल्के से कहा, रक्त सार जल रहा है, हो एक बार में 50% रक्त सार जलाकर तुमने वास्तव में अपनी नींद ही बर्बाद कर दी है। ऐसा करना सिर्फ मेरे सामने घुटने न टेकने के लिए। वाकई एक जिद्दी युवक। लेकिन जितना ज्यादा ये मामला है, उतना ही ज्यादा मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता हूं। हाँ, आरव पहले से ही बहुत घायल था। पवन सम्राट के दबाव में वो बहुत पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो अब तक केवल एक दृढ़ विश्वास पर निर्भर रहकर ही टिका हुआ था। आरव को खुद पता था कि वो निश्चित रूप से मारा जाएगा, और उसने बस एक ही बार में 50% रक्त सार को जला दिया, जिससे उसके शरीर में सार ऊर्जा तुरंत भर गई। ऐसी स्थिति में वो वास्तव में धीरे धीरे थोड़ा खड़ा हुआ। हालांकि ये सब व्यर्थ था। आरव की तुलना में असीम क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के लिए अंतर बहुत बड़ा था। बस थोड़ा पीछे धकेला और पवन सम्राट ने फिर से थोड़ा दबाव डाला, जिससे आरव तुरंत नीचे गिर गया। धमाका। आरव के पैर वास्तव में जमीन पर तब तक रौंदे गए जब तक कि वो धंस नहीं गई, और इस समय आरव का घुटना जमीन से केवल कुछ इंच की दूरी पर था। 50% जलता हुआ रक्त सार भी समय का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं झेल पाया। आरव की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। फिर भी एक आवाज आई उसके दिल में, लगातार ये बात थी, मत झुको, मत झुको। वर्तमान आरव पहले से ही उसके खून से रंगा हुआ था, जब तक कि वो खूनी व्यक्ति नहीं बन गया, भयानक रूप से भयावह। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के युवक ने वास्तव में एक असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार के सामने इतना जिद्दी पक्ष प्रदर्शित किया। हालांकि ये सभी लोग पवन सम्राट के अधीन थे, लेकिन इस क्षण उन्हें अनजाने में उनके दिल में आरव के लिए दया आ गई। जीनियस को जीनियस क्यों कहा जाता था? न केवल इसलिए कि उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा होती थी, बल्कि उन्हें अडिग विश्वास और एक दृढ़ व्यक्तित्व की भी आवश्यकता थी। आरव में वे सभी गुण थे जो एक जीनियस में होने चाहिए, लेकिन आज उसे पवन सम्राट द्वारा क्रूरतापूर्वक अपमानित किया जा रहा है, और अंततः वो मृत्यु से बच नहीं पाएगा। इस तरह के हिंसक तरीके ने लोगों को घृणा में डाल दिया। लोगों को मारना तो बस सिर को जमीन पर पटकना था, लेकिन इस तरह की शर्मिंदगी नैतिकता और चेतना को चोट पहुंचाती है। आरव को लगा कि उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्थानिक दबाव का विरोध करना व्यक्ति की इच्छा शक्ति से कम होती जा रही थी। यहां तक ये आरव का अंतिम विचार था। अंत में वो और सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर पवन सम्राट के मुंह के कोने में जीत की मुस्कान की झलक दिखाई दी। फिर भी आरव का शरीर नहीं गिरा। एक सुंदर आकृति शून्य से बाहर आई और आरव को पकड़ लिया, जो घुटने टेकने वाला था। महिला ने एक उदास आह भरी और कहा, माफ करना मिस्टर आरव। पल्लवी एक कदम देरी से आई और आपको तकलीफ पहुंचाई। ये महिला बिल्कुल पल्लवी थी। उसका रूप ऐसा था मानो कोई दिव्य परी नश्वर दुनिया में उतर रही हो। पहले से कोई संकेत नहीं थे। पल्लवी को देखकर पवन सम्राट के चेहरे पर पहली बार बदलाव आया। एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। अपनी ताकत के कारण वो वास्तव में ये नहीं जान पाया कि अंधेरे में कोई छिपा हुआ था। तुम कौन हो? राजधानी में घुसने की हिम्मत करने के लिए, पवन सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा। पल्लवी ने पवन सम्राट की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, केवल ये देखने के लिए कि उसने धीरे धीरे एक सुंदर हाथ बढ़ाया, धीरे से अपने पंख को आरव की छाती पर दबाया। आरव की छाती पर एक हल्का प्रभामंडल फैल गया और इसने वास्तव में लोगों को एक शांतिपूर्ण एहसास दिया। यह देखकर कि पल्लवी ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पवन सम्राट का चेहरा थोड़ा उतर गया। तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में हमें अपमानित करने की हिम्मत करना मरने के लायक है। पवन सम्राट ने एक हाथ से उंगली हिलाई। प्रकाश की एक धारा तुरंत पल्लवी के सामने आ गई। फिर भी ठीक उसी क्षण एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। प्रकाश की वो धारा वास्तव में पल्लवी के सामने से ही अदृश्य हो गई, लेकिन किसी ने भी पल्लवी को हरकत करते नहीं देखा। उसका हाथ अभी भी आरव की छाती पर दबा हुआ था, मानो वो पवन सम्राट द्वारा उस पर हमला किए जाने की बात से पूरी तरह बेखबर हो। पवन सम्राट के हाव भाव अभी भी समय पर नहीं बदले थे। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। पीछे से खतरे की तीव्र भावना ने हमला किया। वो तेजी से घुमा। शून्य से प्रकाश की एक धारा बाहर निकली। जल्दबाजी में पवन सम्राट ने जल्दी से एक और उंगली निकाली। धमाका। प्रकाश की दो धाराएं आपस में टकराई, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। पवन सम्राट वास्तव में कई कदम पीछे गिर गया। सभी ने अविश्वास में यह दृश्य देखा। पवन सम्राट एक असीम क्षेत्र की शक्ति थी। वो वास्तव में एक छोटी लड़की से निपट नहीं सकता था। पवन सम्राट ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, अंतरिक्ष की अवधारणा। आप कौन हैं? अंतरिक्ष की अवधारणा एक अत्यंत गहन अवधारणा थी, जिसे समझना अत्यंत कठिन था।
पवन सम्राट को भी कई अनुभवों वाला व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसने निचले लोकों में अंतरिक्ष की अवधारणा को समझा हो। इसके अलावा इस लड़की की चाल को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से पहले से ही एक बड़े क्षेत्र को समझ रहा था। पवन सम्राट का चेहरा बहुत बदसूरत था। पवन सम्राट बनने के बाद यह पहली बार था जब उसे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। ठीक उसी समय आरव ने अचानक एक दबी हुई करह निकाली। वो स्पष्ट रूप से बहुत पीड़ा में था, लेकिन जब पल्लवी ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भाव काफी हद तक शांत हो गए। केवल इस समय उसने धीरे से अपना सिर उठाया। पवन सम्राट की ओर उदासीनता से देखते हुए उसने कहा, अभी तो तुम्हारे कुत्ते का सिर तुम्हारी गर्दन पर ही रहेगा। कुछ ही देर में मिस्टर आरव खुद आकर इसे वापस ले आएंगे। मैं कौन हूं यह जानने की योग्यता अभी तुम्हारे पास नहीं है। पवन सम्राट का चेहरा उतर गया और वो भौहें सिकोड़ते हुए बोला, बस अंतरिक्ष की अवधारणा को समझो लिए हो, बस इतना ही। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमें वश में कर लिया है ना? लेकिन पल्लवी ने अब उससे कोई मतलब नहीं रखा। धीरे से आरव को उठाते हुए उसने कहा, मिस्टर आरव, मैं तुम्हें अभी घर ले जाती हूं। पल्लवी को अपनी बात पर बिल्कुल ध्यान न देते देख पवन सम्राट बहुत क्रोधित हो गया। एक झटके में वो पल्लवी के सामने खड़ा हो गया और बोला, रहस्यमयी होने का नाटक कर रही हो। तुम जा सकती हो, लेकिन इस लड़के को यही रहना चाहिए। पल्लवी की पलकें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने शांत भाव से कहा, सिर्फ तुम्हारे साथ? पवन सम्राट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें उसे लाने और यहां से बाहर निकलने की अनुमति देते हैं तो हम भविष्य में भयंकर आंधी दुनिया के नागरिकों पर कैसे शासन करेंगे? तुम अपने ऊपर अपमान को आमंत्रित कर रही हो। मुझे दोष मत दो। इतने कहते ही पल्लवी की आंखों से अचानक 2 किरणें निकली। रोशनी चमकी और तुरंत चली गई। पवन सम्राट अभी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक वे कांप उठे। उनकी आंखें धीरे धीरे खाली हो गई। पल्लवी की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उनकी दिव्य आत्मा दर्द में थी। उस तरह का चीरने वाला दर्द प्रसारित हुआ। महाराज, पवन सम्राट। विवेक ने सहज रूप से कुछ गड़बड़ महसूस की और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर भी पवन सम्राट ने इसे नहीं सुना। वो अभी भी बिना किसी मांसपेशी को हिलाए वही खड़ा था, जैसे कि वो एक लकड़ी की कठपुतली हो। महाराज, क्या हुआ? विवेक जल्दी से पवन सम्राट के पास आया और उनका शरीर हिलाया, लेकिन पवन सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राक्षसी, तुमने महामहिम पवन सम्राट के साथ क्या किया? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम पूरी भयंकर आंधी दुनिया को अपना दुश्मन बना रही हो। विवेक ने गुस्से से कहा। हालांकि विवेक के शब्द भयंकर थे, लेकिन उसने पल्लवी के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इस राक्षसी ने वास्तव में एक जादू किया और पवन सम्राट को जगह पर ही जम गया। वो संभवतः उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? क्या ऐसा है? तो क्या हुआ अगर मैं पूरी भयंकर आंधी दुनिया को अपना दुश्मन बना रही हूं? पल्लवी ने उदासीनता से कहा। पवन सम्राट द्वारा इस तरह से हंगामा मचाए जाने के बाद पल्लवी को वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से आरव को नीचे रखा और उसे अपने कंधे पर टिका लिया। पल्लवी की यह हरकत देखकर न जाने क्यों विवेक का दिल धड़कने लगा और उसे एक बुरा सा एहसास हुआ। केवल पल्लवी को हल्के से डांटते हुए सुनने के लिए, आओ और मिस्टर आरव के लिए घुटने टेको। सभी के चेहरे बदल गए। क्या यह महिला पागल थी? वास्तव में महामहिम पवन सम्राट को आरव के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करना? लेकिन इस समय अब कोई भी ऐसा नहीं था जो पल्लवी को एक साधारण व्यक्ति समझता हो। यह महिला बहुत विचित्र थी। उसने वास्तव में पवन सम्राट को एक नजर देखा और उसे पूरी तरह से गातिहीन बना दिया। अंतहीन दुनिया निचले लोकों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। उसे वास्तव में हमला करने का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा पवन सम्राट वह वास्तव में आरव के सामने घुटने नहीं टेकेगा, है ना? सबकी निगाहों के सामने पवन सम्राट वास्तव में 2 कदम आगे बढ़ा और आरव की ओर चला गया। विवेक डर से चौंक गया। उसने जल्दी से पवन सम्राट की बाह पकड़ ली और चिल्लाया, महाराज, ऐसा मत करो। लेकिन पवन सम्राट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक हाथ हिलाया और विवेक को दूर उड़ा दिया। पवन सम्राट कई और कदम आगे बढ़ा और वास्तव में एक झटके के साथ घुटने टेक दिया। इस बार इसने वास्तव में माहौल को चकित कर दिया। सभी ने यह दृश्य अविश्वास की दृष्टि से देखा। इस महिला ने महामहिम पवन सम्राट पर किस तरह का जादू किया? वास्तव में महामहिम पवन सम्राट को इतना आज्ञाकारी बनाने में सक्षम होने के लिए है यह भी तत्काल कर्म के रूप में गिना जाता है। अभी कुछ समय पहले पवन सम्राट आरव को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहते थे। अंत में आरव ने घुटने नहीं टेके, बल्कि खुद आरव के सामने घुटने टेक दिए। ये वो स्थिति है जहां जो लोग दूसरों को अपमानित करना पसंद करते हैं, वे अक्सर दूसरों द्वारा अपमानित होते हैं। आदरणीय किमिया संप्रभु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
आज की घटनाओं के माध्यम से वो पहले से ही पवन सम्राट के साथ पूरी तरह से कटी कर चुका था। अब पवन सम्राट को वास्तव में आरव के सामने घुटने टेकते हुए देखकर वो अपने दिल में मौजूद बाधाओं से अतुलनीय रूप से मुक्त महसूस कर रहा था। केवल दयनीय बात यह थी कि आरव अभी भी बेहोश अवस्था में था और बदला लेने की खुशी महसूस करने में असमर्थ था। आज की बात यह है कि तुम अपने ऊपर अपमान को आमंत्रित कर रहे हो। मैं पहले श्रीमान आरव की ओर से थोड़ा ब्याज मांगूंगा। अब उनके सामने झुको। मैं रुकने को नहीं कह रहा, तुम्हें उठने की अनुमति नहीं है, पल्लवी ने चेतावनी दी। बस इसी तरह पवन सम्राट ने वास्तव में बिना रुके आरव के सामने झुककर प्रणाम किया और अतुलनीय रूप से आज्ञाकारी रहा। पल्लवी की उंगली थोड़ी सी हिली। कोयल वास्तव में स्थानिक आत्मा कलाकृति से मुक्त हो गया था। यह देखकर कि पवन सम्राट वास्तव में आरव को दंडवत कर रहा था, कोयल डर से उछलने से खुद को रोक नहीं सका। ये यहां क्या हो रहा है? महामहिम पवन सम्राट, वो मिस कोयल, इतना बड़ा उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ उस पर एक मामूली सजा है। आज उसके कार्यों के आधार पर उसे मारने के लिए मैं पर्याप्त है, लेकिन भविष्य में व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए मिस्टर आरव की खातिर आज उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, पल्लवी ने शांत भाव से कहा। तभी अचानक कोयल की नींद खुल गई। उसके सामने अभी भी एक बेमिसाल सुंदरता खड़ी थी। कोयल ने हिम्मत जुटाई और पल्लवी को एक दो बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसे वास्तव में पल्लवी की तुलना में अपनी निम्न सुंदरता पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या ये महिला आरव की प्रेमिका है? कोई आश्चर्य नहीं, वो मेरी ओर मुंह फेर लेता है। पता चला कि जिस कठिनाई के बारे में उसने बात की थी वो ये थी। कोयल अपने भाग्य पर मन ही मन विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाई। ठीक है, मैं आरव को तुरंत अंतहीन दुनिया में वापस ले जाने वाली हूं। आज उन्होंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हें बाहर लाया हूं। क्या तुम यही रहोगी या आरव के पीछे जा रही हो? पल्लवी ने भावहीनता से पूछा। कोयल ने भी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में इस तरह के निर्णय का सामना करना पड़ेगा। दो छोटी दुनियाएं, ये दूरी इस डोमेन के दो छोरों के बराबर थी। अनंत दुनिया में जाने पर वो शायद इस जीवन में फिर कभी यहां वापस ना आ पाए। और इस जगह पर उसके बड़े भाई, उसके माता पिता थे। पवन सम्राट अभी भी वहां बिना रुके गिड़गिड़ा रहा था, जबकि विवेक उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी भी तरह उठने से इनकार कर दिया। इस तरफ कोयल दुविधा में पड़ गई और उसके चेहरे पर द्वंद्व था। कोयल, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मैं ब्रह्मकेश तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ दूंगा, ब्रह्मकेश ने ठंडे स्वर में कहा। कोयल का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी नजर अनायास ही ब्रह्मकेश की ओर मुड़ गई। उसने केवल यह देखा कि ब्रह्मकेश क्रोधित आंखों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। एक पल के लिए अनगिनत यादें उसके दिल की गहराई से उमड़ पड़ी। ये सालों की मेहनती पढ़ाई और कठोर प्रशिक्षण, जिसमें जरा सी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं थी। जब बड़ों ने एकमत होकर कहा कि उसे सौदेबाजी के तौर पर बाहर धकेल दिया जाए, तो ब्रह्मकेश चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। उसका दिल टूट गया और उसने 9 नेदरसोल शटरिंग पाउडर निकल लिया। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कोयल की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गई। पिताजी, पिछले 20 सालों से बेटी बजाज परिवार के लिए जी रही है और आज बेटी पहले से ही एक ऐसी शख्स है जो एक बार मर चुकी है। आपके बेटी एक बार अपने लिए जीना चाहती है, इसलिए मैं मास्टर का अनुसरण करना चाहती हूं। यह वाक्य कहते ही कोयल को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। यह उसके लिए बिल्कुल एक बड़ा कदम था। कोयल में बचपन से ही अपने परिवार के लिए जीने का विचार भरा हुआ था और वो खुद भी एक बहुत ही पितृवक्त लड़की थी, लेकिन आज उसने अपने अतीत से सब कुछ काट दिया। इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। किसी व्यक्ति के लिए सभी बंधनों को तोड़कर एक नई दुनिया में एकीकृत होना, इसके लिए कितना शक्तिशाली विश्वास चाहिए। तुम अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रह्मकेश इतना क्रोधित था कि वो कांप रहा था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी हमेशा से आज्ञाकारी बेटी वास्तव में इतना निर्णायक कुछ करेगी। आज से मैं ब्रह्मकेश इसे ऐसे लूंगा जैसे कि तुम मेरे पास कभी नहीं थी। ये बेटी सारे बंधन तोड़ते हैं, ब्रह्मकेश ने कांपते हुए कहा। कोयल का पूरा शरीर कांप उठा और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ी। कोमल सार ऊर्जा की एक किरण ने तुरंत उसे घेर लिया। तभी वो स्थिर हुई। पल्लवी ने शांत भाव से कहा, मैं कमोबेश आपके मामलों को समझती हूं और आपको भी बहुत अच्छी तरह समझती हूं। वास्तव में ईमानदारी से कहूं तो मैं आपसे बहुत ईर्ष्या भी करती हूं। आप अपनी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, यही काफी है। मिस्टर आरव दयालु और न्यायप्रिय, साहसी और दृढ़निश्चय है। वे आपके लिए ये सब करने के बिल्कुल लायक है। पल्लवी के शब्द कोयल को हृदय संबंधी टॉनिक का इंजेक्शन लगाने के समान थे। कोयल ने सिर हिलाया और कहा, सलाह देने के लिए सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी ने थोड़ा सिर हिलाया
और आदरणीय किमिया संप्रभु से कहा, आपकी दयालुता के लिए मिस्टर आरव भविष्य में निश्चित रूप से इसका व्यक्तिगत रूप से बदला चुकाएंगे। वे इस समय गंभीर रूप से घायल हैं, इसलिए वे आप सभी को अलविदा नहीं कहेंगे। किमिया संप्रभु ने कहा, इस किमिया संप्रभु की ताकत कम है, इसीलिए आरव को इतने गंभीर घाव मिले। मैं गंभीर रूप से शर्मिंदा हूं। वरिष्ठ, कृपया आरव की अच्छी देखभाल करें। ये किमिया संप्रभु बेहद आभारी होगा। हां, बिल्कुल। अपनी बात खत्म करते हुए पल्लवी ने अपनी लंबी आस्तीन घुमाई, आरव और कोयल को लेकर आई और नजरों से ओझल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी दिखाई न दिए हों। चौक में सन्नाटा था। केवल पवन सम्राट की जोरदार प्रणाम ध्वनि गूंज रही थी। यह भी अनिश्चित था कि कितना समय बीत चुका था। पवन सम्राट अचानक कांप उठा और आखिरकार उसकी आंखों में कुछ रोशनी लौट आई। पवन सम्राट का दिल धड़क उठा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। इस पल पूरे चौक का तापमान अचानक गिर गया, जिससे अनजाने में ही लोग कांप उठे। वो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। अभी क्या हुआ? पवन सम्राट ने बिबेक से पूछा। हालांकि बिबेक दिव्य पारगमन क्षेत्र के पावर हाउस थे, लेकिन ये वाक्य सुनकर उन्हें भी ठंड लग गई। ये बिबेक ने एक कठिन नजर दिखाई। बोलो, पवन सम्राट ने उदास होकर कहा। बिबेक शक्तिहीन था और केवल पहले की घटनाओं को याद कर सकता था। उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से पवन सम्राट का चेहरा एक डिग्री काला हो जाता था। जब तक वो बोलना समाप्त करता, पवन सम्राट का चेहरा काले कोयले से बहुत अलग नहीं था। किमिया पर्वत वंश और बजाज परिवार के ब्रह्मकेश के अलावा जो लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, वे सभी मर जाना चाहिए। पवन सम्राट ने बिबेक को आदेश दी। दूर दूर तक लाशें पड़ी हुई थी। उनमें से 2 सोल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट भी थे। पवन सम्राट का रंग थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी एक गंभीर चेहरे के साथ बिबेक से कहा, यह मामला आपने बहुत अच्छा किया। लगता है ब्रह्मकेश ने पहले ही खुद को आदरणीय किमिया संप्रभु के वंश में शामिल कर लिया है। ये एक परेशानी वाली बात है। पवन सम्राट के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु वास्तव में एक व्यक्ति था जिसे छूना आसान नहीं था। एक दुनिया के शासक के रूप में पवन सम्राट अल्केमिस्ट एसोसिएशन की दुर्जयता से गहराई से वाकिफ थे। चाहे कोई भी विमान हो, अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हमेशा एक ऐसे अस्तित्व के रूप में रहेंगे जो असाधारण रूप से पूजनीय थे। हालांकि भयंकर आंधी दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां पक्षी भी शौच नहीं करते थे। अगर उसने वास्तव में आदरणीय किमिया संप्रभु को मार दिया तो दिव्य क्षेत्र निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा। असीम क्षेत्र के मार्शल कलाकार वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया में बहुत कुलीन थे, लेकिन यदि दिव्य क्षेत्र में रखा जाएगा तो यह बहुत साधारण माना जाएगा। दिव्य क्षेत्र के अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सजा वो नहीं थी जिसे वो एक छोटा सा असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार झेल सकता था। महामहिम, जैसे कि कुछ देर पहले आदरणीय किमिया संप्रभु ने आपसे कहा कि वो हमारे साथ सहयोग करेंगे, ये दर्शाता है कि वो रिश्ते को बहुत कठोर नहीं बनाना चाहता है। इसके अलावा आज के मामले को सभी को बताने से भी उसे कोई लाभ नहीं है। तो महामहिम, आपका क्या आदेश है? दरअसल स्थिति को संभालने के लिए आदरणीय किमिया संप्रभु ने सहयोग के बारे में पवन सम्राट से बात की थी, क्योंकि इनकी निष्ठा भयंकर आंधी दुनिया के लिए था। आगे बिबेक ने कुछ नहीं कहा। इस तरह की बात का फैसला करना स्वाभाविक रूप से पवन सम्राट पर ही छोड़ देना था। पवन सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, आज की बात यही खत्म होगी। अगर कोई अफवाह उड़ती है तो चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना। हाँ, अंतहीन दुनिया, क्लाउड ड्रीम माउंटेन रेंज। कई आकृतियां चुपचाप शून्य से बाहर चली गई। वरिष्ठ, हम कहाँ हैं? घने कोहरे से ढके इस स्थान की ओर कोयल बहुत हैरान था। पल्लवी ने सिर हिलाया और कहा, यह स्थान पहले से ही अंतहीन दुनिया है। यह स्थान अंतहीन दुनिया है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया की तुलना में संसाधनों में बहुत समृद्ध है। कोयल ने मोटी आत्मा क्यूई को महसूस किया और आराम से कहा। लेकिन पल्लवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि भयंकर आंधी दुनिया संसाधनों में दुर्लभ है, लेकिन तूफानी हवाओं का मार्शल कलाकारों पर संयम वह है जो अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों को पसंद नहीं है। जन्म से ही भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार हर समय एक कठिन वातावरण में प्रशिक्षण लेते थे और उनकी उपलब्धियां भी बहुत अधिक होती थी। अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों की तुलना में वास्तव में यह बात करना कि कौन बेहतर है और कौन बदतर है, इसका मूल्यांकन करना वास्तव में कठिन है। कोयल ने आश्चर्य से कहा, तो महामहिम, पवन सम्राट, वह? पल्लवी ने शांत भाव से कहा, बस मूर्खतापूर्ण चिंताएं। पवन सम्राट जो चीजें जानते हैं वे आप लोगों से कहीं ज्यादा है। दिव्य क्षेत्र कोई अच्छी जगह नहीं है। वो भयंकर आंधी दुनिया में हवा को बुला सकता है और बारिश को बुला सकता है। दिव्य क्षेत्र में पहुंचकर वो वास्तव में एक निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार होगा। अंतहीन दुनिया पर आक्रमण करना, इसे भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों के लिए सोचने का एक अच्छा नाम देना, वास्तव में क्या ये उसके अपने निजी लाभ के लिए नहीं है?
कोयल ने अपना मुंह चौड़ा किया और कहा, यह वास्तव में ऐसा ही है। बेशक। उफ। जैसे ही पल्लवी बात कर रही थी, उसकी भौहें अचानक आपस में जुड़ गई, जिससे एक बहुत ही पीड़ादायक नजर आ रही थी। कोयल ने घबराकर पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आरव कब जागेगा? अंतहीन दुनिया पर हमला कब होगा? चलिए ये सारे सवालों के जवाब के लिए अगले कुछ एपिसोड सुनते हैं।